नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कहीं गाड़ी न पलट जाए, कयास भरे ये 5 शब्द हर बार उस वक्त चर्चा में आ ही जाते हैं जब यूपी पुलिस किसी आरोपी को सड़क मार्ग से लाती है। इस वक्त गाड़ी पलटने की बात इसलिए एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाया जा रहा था। इससे पहले बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में भी गाड़ी पलटने की बात चर्चा के बाजार में काफ़ी गर्म रही थी। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों अपराधियों के नज़दीकी लोगों को गाड़ी पलट जाने का जिन डराने लगता है? क्या यूपी की पुलिस ने बीते 6 सालों में 178 एनकाउंटर करके खुद की छवि ऐसी बना ली है, या फिर नेताओं के बयानों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया? आइए अतीक के मामले से जोड़कर इस पूरे हालात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब से अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाने की तैयारी शुरू हुई थी, बस तभी से देश भर की मीडिया, सियासी दलों के नेताओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर आम जनता के बीच यही मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। रही सही कसर ज्योतिषाचार्यों ने अपनी अपनी भविष्यवाणियाँ कर पूरी कर दी। यानी पुलिस के आला अधिकारी और उसे लाने वाली टीम भले ही इस बेतुके मुद्दे पर सफाई देती रही हो, लेकिन बयानों के तीतर उड़ाने में उस्ताद नेताओं ने जुबानी तौर पर गाड़ी पलटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शायद इसी का असर अतीक से लेकर उसके परिवारीजनों के चेहरे पर साफ तौर पर तब तक दिखा जब तक कि वह नैनी जेल पहुंच नहीं गया। शायद सुरक्षा बैरक में पहुंचने के बाद पहली बार अतीक और उसके करीबियों ने चैन की सांस ली हो। वैसे इस बेतुके बयान का ना तो कोई सर था ना कोई पैर, क्योंकि अतीक ना तो विकास दुबे जैसा कोई छोटा मोटा अपराधी है और ना ही सड़क छाप उठाई गिरा। सांसद से लेकर विधायकी के सफर और कोर्ट के आदेश से लाए जाने से ही साफ था कि उसकी गाड़ी सुरक्षित पहुंचाना सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहरहाल देश के नेता और मीडिया का हाल तो वैसे भी किसी से छुपा नहीं है, सो उन्होंने आदतन अपना काम किया। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी बताते हैं कि गाड़ी पलटने और ना पलटने से किसी का फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन सटोरियों ने इसका पूरा फायदा उठाया। सूत्रों की माने तो इस मुद्दे पर जमकर सट्टा भी खेला गया। अब वापस आते हैं इसी मुद्दे पर। गाड़ी पलटाऊ फोबिया सिर्फ अतीक मामले में ही नहीं चला, बल्कि इससे पहले ऐसा ही कुछ मुख्तार अंसारी और इरफान सोलंकी मामले में भी देखा जा चुका है। आपको शायद याद हो कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी इस वक्त महाराजगंज जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी से पहले पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो वह फरार हो गए थे। बाद में जब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था तो कहा था कि ये कानपुर है, यहाँ खड़ी गाड़ी पलट जाती है, इसीलिए भागकर जान बचाई। ठीक इसी तरह 6 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी को जब पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा था, तब मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि मेरे पति को ला रही यूपी पुलिस की गाड़ी पलट सकती है, उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाए। दरअसल मुख्तार के मामले में उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह ने एक सार्वजनिक रैली में ये कह दिया था कि गाड़ी यूपी के किस बॉर्डर पर पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। इस एक बात ने मुख्तार के मामले में गाड़ी पलटने की बात को हवा दे दी थी। अब आपको इस मुद्दे पर सियासी महारथियों के बयानी योगदान को भी बताते हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतीक अहमद से जुड़े एक सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी गाड़ी पलटने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी कब पलट जाएगी, तभी उनके मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। रविवार को जिस वक्त अतीक अहमद गुजरात में पुलिस की गाड़ी पर बैठ रहा था, उसके 4 घंटे पहले यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि यूपी पुलिस की जो फ्लीट है वह मॉडर्न फ्लीट है, हमारी गाड़ियां नहीं पलटती, सिर्फ अपराधी पलटता है।
उनके इस बयान को लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके अतीक की गाड़ी पलटने का कयास लगाने लगे। हालांकि इसकी अगली ही लाइन में डीजीपी ने यह भी कहा था कि माफियाओं को जो सजा होगी वह कोर्ट ही तय करेगा। वहीं सियासी बयान बीरों में शुमार कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक बार फिर कहा, याद रखो जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर अतीक की गाड़ी पलट भी जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। साल 2017 में सीएम योगी की सरकार बनने के बाद कहा जाता है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यूपी पुलिस को पूरी छूट दी गई, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। मार्च 2017 से अब तक पुलिस और अपराधियों के बीच 10,500 से ज़्यादा बार मुठभेड़ हो चुकी है। इसमें 178 हिस्ट्री सीटरों की मौत भी हो चुकी है, साथ ही 12 पुलिसकर्मियों की भी जान गई है। 12 में से 8 पुलिसकर्मियों की मौत तो विकास दुबे वाले मामले में ही हुई थी। अब आते हैं अतीक के ताज़ा मामले पर। दरअसल उमेश पाल के 2006 में हुए अपहरण मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। स्पेशल कोर्ट इसी मामले में 28 मार्च मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी, जिसके लिए अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया है। कानूनी जानकार बताते हैं कि उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में 28 को आने वाला फैसला माफिया अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला होगा। अगर 28 मार्च को कोर्ट अतीक अहमद और अशरफ को 2 या 2 साल से अधिक की सज़ा सुना देती है तो ये आगे सज़ा के दौरान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी तक अतीक को किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि 43 साल में मुकदमों का शतक लगाने वाले अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल के चलते आज तक किसी मामले में सज़ा ही नहीं हुई। कभी गवाहों को डरा धमकाकर तो कभी उन्हें ठिकाने लगवाकर उसने प्रयागराज और आसपास के जिलों में अपने अपराध की धमक और डर कायम रखा है। सत्ता में पहुंच के चलते गंभीर अपराध के मामले या तो सरकार ने वापस ले लिए या फिर मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार उस पर और उसके गैंग पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ था। साल 2079 में हत्या मुकदमे के साथ अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद हत्या, डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमलों, गैंगस्टर व गुंडा एक्ट जैसे गंभीर अपराध के मुकदमों की संख्या उसके ऊपर बढ़ती गई। अतीक अहमद के खिलाफ साल 1979 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित हैं। इनमें गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट के मामले ज़्यादा दर्ज हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ 8 केस 2015 से 2019 में दर्ज किए गए, जिनमें अभी जांच चल रही है। इन केसों में 2 केस मर्डर के भी शामिल हैं। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले प्रयागराज जिले में ही दर्ज हुए हैं। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद दर्ज हुए 5 मुकदमों में अभी विवेचना चल रही है। वहीं व्यापारी को अगवा कर उसकी कंपनी अपने नाम लिखाने के एक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसका मुकदमा लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज हुआ था। अतीक से जुड़े 25 मुकदमों में कोर्ट में हाजिरी हो रही है। वहीं 11 मुकदमों में साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। इसके अलावा अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53, अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4, बेटे अली के खिलाफ 5, उमर के खिलाफ 2 और असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है, जो शुक्रवार को दर्ज हुआ था। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अभी तक अतीक अहमद और उसके गैंग की कुल 1168 करोड़ की संपत्तियों को या तो गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया गया है या उसके अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत तकरीबन 417 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गईं। 751.52 करोड़ की संपत्तियों को उसके अवैध कब्जे से मुक्त भी कराया गया है। अब अतीक का भविष्य तो कल कोर्ट ही तय करेगी, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं पलटी। धन्यवाद।